हेलो फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 5 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। इन्हीं मोटिवेशनल कोट के साथ आइए शुरू करते हैं सीखने और सिखाने का नया सिलसिला। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ये 5S सिस्टम क्या है। आप स्क्रीन पे साथ साथ बने रहिएगा। ये प्रेजेंटेशन को मैं साथ साथ इसलिए लेकर चलता हूँ क्योंकि हो सकता है मैं जितनी बातें बोलता हूँ आप उसको नोट डाउन नहीं कर पाए। ये जो स्लाइड चलते रहता है स्क्रीन में, ये आपके लिए एक नोट्स का काम करेगा। तो 5S सिस्टम क्या है? अ क्लीन, वेल ऑर्डर्ड वर्कप्लेस दैट टॉक्स टू यू is the foundation of improvement. If in doubt, throw it out. 5S is a basic, fundamental, systematic approach for productivity, quality, and safety improvement in all type of business. देखिए, एक साफ सुथरा और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट किसे पसंद नहीं है? हम में से कौन ऐसा होगा जिसे गंदगी पसंद है, चारों ओर सामान फेंका हुआ है, बिखरा हुआ है? वैसे इन्वायरमेंट में काम करना किसे पसंद है? शायद किसे भी नहीं। उस व्यवस्था को सुसज्जित करना कैसे करना है, ये हमें 5S सिस्टम सिखाता है। तो 5S सिस्टम में क्या है? 5S, ये पांचों शब्द बेसिकली जापानीज है। इसकी जो डिस्कवरी की गई है वो हिरोयुकी हिरानो के द्वारा की गई है, जापानीज थे। तो 5S क्या है? फर्स्ट S है सीरी, मीन्स सॉर्टिंग। इंग्लिश में इधर राइट साइड में सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेफ्ट में उसका ओरिजिनल जापानीज वर्ड है। क्या क्या है? सीरी, सीतोन, सीसो, सिकेसु, सित्सुके। इंग्लिश में सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। कम से कम इसका नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कीजिए साथ साथ, क्या क्या है 5S? सीरी, सीतोन, सीसो, सिकेत्सु, सित्सुके। टफ है? चलिए एक आसान एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करते हैं। है क्या, इसका मतलब क्या है? मैंने किसी एक्स कंपनी को ज्वाइन किया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने किसी एक्स कंपनी को ज्वाइन किया। मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूं। एक बार जब मैं मेंटेनेंस कर रहा था तो मैंने देखा एक सिलेंडर के 4 माउंटिंग बोल्ट टूट गए हैं, इसलिए वहां से ऑयल लीक कर रहा है। मुझे इसे फिक्स करना था, मुझे ड्यूटी मिली थी। बोल्ट का साइज था M5x40, 40 लेंथ है, M5 उसका थ्रेड साइज है, एलन बोल्ट। बस ये 4 बोल्ट मुझे चाहिए, कोई बड़ा काम नहीं था, वो छोटा काम। मैं कंपनी में नया था, बोल्ट कहाँ मिलेगी मुझे पता नहीं था। मैंने शॉप में देखा, स्टॉक में नहीं था। सो मैंने कलीग से अपने पूछा कि आप लोग बोल्ट कहाँ रखते हैं? तो उसने बताया पीछे डिपार्टमेंट के एक रिपेयर शॉप है, मेंटेनेंस रिपेयर शॉप है, वहां पर एक डब्बे में बहुत सारे बोल्ट रखे हैं, आप वहां से जाकर चुन लो। आप रिलेट कीजिए इस एग्जाम्पल को अपने वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ। शायद आप में से बहुत लोगों के साथ भी ऐसा होता हो, आप रिलेट करते चलिएगा। सो मैं मेंटेनेंस रिपेयर शॉप किया। वहां की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। रिपेयर शॉप ना लग के हुआ किसी मिस्त्री का गैराज लग रहा था। सब सामान बिखरे पड़े हुए थे, कई हाइड्रोलिक पंप्स, भाग, सिलेंडर टूटे हुए, टेलीस्कोपिक कवर, और भी अदर मशीनरी पार्ट, नट बोल्ट्स, वाशर्स,
हाइड्रोलिक फिटिंग्स, सब चीज बिखरे हुए थे। सबसे बड़ी दुविधा ये थी उसमें से कौन पार्ट सही है, मीन्स रिपेयर्ड है, कौन पार्ट रिपेयर के लिए आया हुआ है जिसे रिपेयर किया जा सकता है, और कौन से ऐसे पार्ट है जो बियॉन्ड रिपेयर है जिसकी वहां कोई जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए कि एक होस पाइप फट गया है, फट गया तो फट गया, आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे मशीनरी पार्ट होते हैं जो टूट गया और बियॉन्ड रिपेयर है, आप जिसको फिर से दुरुस्त नहीं कर सकते हैं। आप उसको वहां स्टोर करने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी है। और अगर किसी व्यक्ति को रिपेयर पार्ट खोजना है तो कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट रिपेयर किया हुआ है और कौन सा बियॉन्ड रिपेयर है और कौन सा पार्ट खराब है, मीन्स रिपेयर के लिए आया हुआ है। खैर जाने दीजिए, आता हूं बोल्ट में। एक बड़ी सी बिन मिली मुझे, इसमें सारे बोल्ट नट और वाशर मिक्स कंडीशन में थे क्योंकि बहुत सारे मशीन से खोल के लाके रखे हुए। मैंने उसमें से बोल्ट छाटना कुछ चालू किया। आधे घंटे की छटाई के बाद मुझे 2 बोल्ट मिले जो मेरे जरूरत के थे। अभी भी 2 और चाहिए, इस आशा के साथ कि और 2 बोल्ट भी मुझे इसी सेक्शन से मिल जाएंगे। मैंने खोजना चालू किया। करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मुझे निराशा महसूस हुई क्योंकि मुझे और बोल्ट्स नहीं मिले। आप सोचिए यहां समस्या क्या है? क्या बोल्ट नहीं होना समस्या है? कितना प्राइस है बोल्ट का? बोल्ट का प्राइस मायने यहां नहीं रखता है। जितना देर मेरा मशीन बंद रहा, अगर बोल्ट का प्राइस देखा जाए तो मीन्स थाउजेंड्स ऑफ बोल्ट्स भी अगर रख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको रख सकते हैं अगर आपकी जरूरत की है तो। बट समस्या यहाँ ये है कि किसी को पता नहीं था कि उस साइज का बोल्ट हमारे डिपार्टमेंट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कभी किसी ने छाटा नहीं। सबको लगता था अपनी जरूरत की सामान उस डब्बे से मिल जाएगी। और अगर मुझे 3 घंटे पहले अगर पता भी चल जाता कि बोल्ट नहीं है तो कम से कम मैं दूसरी जगह से कोशिश तो करता, 3 घंटे तो बर्बाद नहीं होते। तो मैंने व्यवस्था को फिर से सही करने के लिए एक स्टेप लिया, एक 5S टीम बनाया उसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से जो मेरे साथ मिलकर व्यवस्था को कायम करेगी और इसे आगे भी मेंटेन करेगी। मीन्स व्यवस्था बनाएगी और इसे आगे भी मेंटेन करेगी। तो इस एग्जाम्पल के साथ अब हम लोग समझते हैं एक एक करके 1S 2S 3S 4S 5S है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सारे होस पाइप को अलग किया, भाल्व अलग किया, पंप अलग किया, डिफरेंट साइज के नट्स को अलग किया, बोल्ट्स को अलग किया, वॉशर अलग किया। अब इनमें से जो टूटे फूटे सामान थे, जो बियॉन्ड रिपेयर थे, उनको अलग किया। जो काम के सामान थे उनको अलग। इसे ही कहते हैं सीडी या सॉर्टिंग। जो स्क्रैप करने के लायक सामान थे उन सबको एक डब्बे में रखा, उस पे एक रेड टैग लगाया, डिस्क्रिप्शन लिखा कि आखिर वो क्या सामान है, क्यों खराब हुआ है, क्या खराब हुआ है और वो यूज में आगे नहीं आया। जो सामान अच्छे थे, रिपेयर हो चुके थे, उनमें एक ग्रीन टैग लगाया और जो रिपेयरिंग के लिए रिपेयर शॉप आए हैं उसका काम नहीं हुआ है उसमें मैंने येलो टैग लगाया। ठीक है, ये टैगिंग सिस्टम कंपनी टू कंपनी वैरी कर सकती है, ये आपका डिसीजन होगा, बट एक स्टैंडर्ड ऐसा ही है, रेड येलो एंड ग्रीन। ग्रीन फॉर ओके, रेड फॉर स्क्रैप, येलो फॉर रिपेयर। इसे 1S। उसके बाद मैंने क्या किया कि सारे बोल्ट्स में से M5 के बोल्ट को अलग किया, उसमें भी डिफरेंट लेंथ के बोल्ट्स को अलग किया, M6 के बोल्ट को अलग किया, M8 के बोल्ट्स को अलग किया, वॉशर को अलग अलग साइज के वॉशर को अलग अलग डब्बे में रखा। इसी तरह अलग साइज के होस पाइप को अलग किया,
सबको एक डब्बे में रखा, डब्बे में एक स्टिकर लगाया कि उसमें क्या सामान है, ताकि अगर कल को मुझे M5 का बोल्ट चाहिए, M5x40 लेंथ का, तो मैं उसके पर्टिकुलर करस्पॉन्डेंस एक डब्बे में जाऊंगा, देखूंगा सामान है या नहीं। जब भी खत्म होगा मुझे तुरंत पता चलेगा कि ये पार्ट अब खत्म हो गया। मैंने अलग अलग बिन बनाया, उन बिन को अलग अलग अलमीरा में रखा। अलमीरा के ऊपर मैंने एक पेपर चिपकाया जिसमें लिखा हुआ था उस अलमीरे के अंदर में क्या क्या सामान है। मैंने अरेंज किया, इसे ही कहते हैं सीट ऑन या सेटिंग ऑर्डर, अरेंजिंग। तीसरा, मैंने सभी पार्ट्स को क्लीन किया। इतने दिन से रखे हुए थे, मीन्स रस्टी कंडीशन में कुछ पार्ट्स थे, कुछ पार्ट्स तो डस्ट तो कंपनी में होते ही है, अधिकतर कंपनियों में। मैंने सब पार्ट्स को क्लीन किया, नए नहीं कम से कम देखने में नए जैसे लगे, उसके करीब पहुंचे, ऐसे बोल्ट जिसको आदमी देख के यूज करने की इच्छा रखे, ना सिर्फ बोल्ट, पंप्स, वाल्व्स या जो भी पार्ट्स जिस अलमीरे में रख रहे हैं उसकी भी साफ सफाई जरूरी है। जिस सेक्शन में आप काम कर रहे हैं, मीन्स उस पार्ट्स का रिपेयर कर रहे हैं, उस सेक्शन की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। आप टूल्स यूज करते हैं, आपके टूल बॉक्स की भी साफ सफाई जरूरी है। इनका जो क्लीनिंग अप्रोच है इसे हम कहते हैं सीसो या साइड, मीन्स क्लीनिंग करना। फोर्थ आता है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मीन्स आपके पास एक प्रोसीड्यूर होना चाहिए, एक बेस्ट इफेक्टिव वे होना चाहिए। इसके लिए 1S, 2S एंड 3S के मीन्स स्टैंडर्डाइजेशन किसका होगा, तो 1S, 2S एंड 3S। 1S कैसे करें, 2S कैसे करें, 3S कैसे करें, इसका एक रिटर्न प्रोसीड्यूर होना चाहिए। अगर टैग ही लगा रहे हैं तो किस कलर का टैग लगा होना चाहिए, उस कलर का मतलब क्या होता है, ये सभी के लिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके लिए ग्रीन कलर मतलब रिपेयर्ड पार्ट्स और आपके किसी कलीग के लिए ग्रीन टैग मीन्स स्क्रैप पार्ट्स, ऐसा नहीं हो सकता। तो कंपनी में आप सभी लोगों के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस होना चाहिए, एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज सस्टेन। आप सोचिए कि आपके डिपार्टमेंट में सपोज 25 लोग हैं और 24 लोग आप लोग कोशिश कर रहे हैं 5S को मेंटेन करने का, और एक आदमी आता है रोज पार्ट्स को मिक्स कर देता है, अपनी मर्जी से काम करता है, टैग नहीं लगाता है, तो क्या कभी 5S सिस्टम स्टेब्लिश हो पाएगा? जी नहीं, कभी नहीं। इसलिए इसमें सभी लोगों की सहभागिता जरूरी है, और 1 से लेके 4S तक जो हम लोग डेवलप किए हैं उसको आगे के लिए सस्टेन करना है, उसको बनाए रखना है, एक डिसिप्लिन लाना है डिपार्टमेंट के अंदर में। सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं, मुझे कहना चाहिए कंपनी के अंदर में। यही 5S है। आप जब कभी मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे, आप इस एग्जाम्पल को याद रखिए और को रिलेट करते चलिए, आपको बहुत इजी होगा समझने में कि 5S है क्या और कैसे करें। चलिए अब समझते हैं वाई 5S की जरूरत क्यों है। आप सभी लोग स्क्रीन पर साथ साथ बने रहें, ये आपके लिए एक अच्छा नोट्स बन जाएगा। फर्स्ट, मोर यूजेबल स्पेस। जब आप स्क्रैप जॉब सब हटाइएगा, जो ऐसे चीज़ों जिनकी ज़रूरत नहीं है उन सभी चीज़ों को अपने जगह से हटाइएगा, तो आपके काम करने की जगह पर आपको ज़्यादा स्पेस मिलेगा, जिसका कि आप अदर यूज कर सकते हैं। एबनॉर्मलिटीज नोटिस्ड एट ए ग्लांस, एलिमिनेट्स एक्सीडेंट्स, लेस इक्विपमेंट डाउन टाइम। सिंपल इंग्लिश वर्ड में लिखा है, आप बस एग्जाम्पल को कोरिलेट करते चलिए, आपको एक एक चीज में समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जैसे कि लेस इक्विपमेंट डाउन टाइम, आपका सर्चिंग टाइम बचा ना। अगर मुझे बोल्ट
एक ही बार में ही पता चल गया होता तो 3 घंटा तो बच गए होते। एम्प्लॉय फील वर्क प्राइड, सर्चिंग अवॉइडेड, नो अननेसेसरी सप्लाईज, लेस रिजेक्शन और रिवर्क। नेक्स्ट है 5S is important because it helps eliminate many kind of waste in the workplace. जैसे motion waste means person sent to find cart searched full factory. उसको एक कार्ट खोजने के लिए भेजा गया था, वो पूरा फैक्ट्री ढूंढ आया क्योंकि उसको पता नहीं था कार्ट कहाँ मिलेगा। सर्चिंग वेस्ट, नो वन कैन फाइंड द की टू द टूल कैबिनेट मीन्स टूल कैबिनेट का एक चाबी है, कहीं रखा हुआ है और किसी मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? उसे रखने के लिए एक लोकेशन फिक्स नहीं किया गया। वेस्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी, फ्रस्ट्रेटेड वर्कर गिव्स अप सर्चिंग फॉर टेम्पलेट्स आफ्टर 2 hours। क्या होगा? 2 घंटे मेहनत किया, मिला नहीं, फ्रस्ट्रेट ही होगा ना। Waste of excess inventory. Desk drawers are full of papers and stationery supplies. आगे जब मैं चलूंगा आपको एक से एक इमेज मिलेगा देखने के लिए और आप उसको रिलेट कर पाइएगा अपने वर्क एरिया से। Waste of defective products. Items not kept in the same location, so worker picks up wrong piece for assembly. इससे ही रिजेक्शन होगा। लास्ट स्लाइड में मैंने लिखा था ना, लास्ट लाइन, लेस रिजेक्शन और रिवर्क। तो साफ सफाई से आपको लगता होगा कंपोनेंट का रिजेक्शन कैसे होगा, ऐसे ही है। वेस्ट ऑफ अनसेफ कंडीशन, बॉक्सेस ऑफ मटेरियल केप्ट इन द वॉकवे कॉजेस समवन टू ट्रिप एंड गेट इंजर्ड। सेफ्टी के लिए भी बहुत जरूरी है। अब एक एक करके डिटेल में समझते हैं 1S, 2S, 3S, 4S एंड 5S। 1S क्या है? सॉर्ट। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ विजुअल ऑर्डर इज टू सॉर्ट आउट व्हाट यू डोंट नीड। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मीन्स आपको जो भी लगता है कि जरूरत की सामान नहीं है उसको सॉर्ट आउट कीजिए। The workplace can get overrun with stuffed parts, work in progress, scraps, jigs, bins, documents, packaging materials, tools, machinery, equipment and so on. आप अपने वर्क एरिया को आप इमेजिन कीजिए, आपके वर्क एरिया में भी ये सब रहते हैं या नहीं, जिनकी जरूरत नहीं रहती है। Some of this stuff is needed to meet your objectives. इनमें से कुछ चीज है जो आपके ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए वहां रहना जरूरी है। But most of it, not piles of stuff, accumulate and impede the flow of work. बट इसमें से ज्यादा चीज ऐसी होती है जिनकी जरूरत नहीं होती है उस समय पे वहां पर, फिर भी रखे हुए हैं और ये आपके फ्लो ऑफ वर्क को मीन्स अफेक्ट करता है। अब आप जा रहे हैं, रास्ता में एक बहुत बड़ा पार्ट्स रखा हुआ है, बिन रखा हुआ है, आप क्या कीजिएगा, अपना रास्ता चेंज करके घूम के जाइएगा। ये ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए, आपके काम को हमेशा बाधित ही करेंगे, किसी तरह से हेल्प नहीं करेंगे। आपको पार्ट्स चुनना है, वहां 100 बिन रखे हुए हैं जिसमें से अगर 80 बिन की वहां जरूरत नहीं है तो आपको 20 बिन एक नजर में आ सकते हैं। 100 बिन के लिए ठीक है, बिन में पार्ट है, उस पर स्टिकर भी है, पर स्टिकर तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना उस पार्ट को खोजने के लिए, तो आप नजर दौड़ाएंगे 100 बिन पे। अगर उसके जगह पे 20 बिन है तो और जल्दी होगा। ये बोलता है डिफाइन व्हाट यू नीड टू मीट योर प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स एंड क्लियर आउट एवरीथिंग एल्स। जो भी चीज जो आपके प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जरूरी है उसे रखें और बाकी सभी चीजों को वहां से हटाएं।
तो सीडी का कॉन्सेप्ट क्या है? आइडेंटिफाई नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी, कीप ओनली व्हाट इज नीडेड, कीप व्हाट इज इन वर्किंग ऑर्डर, जरूरत का सामान है लेकिन चल नहीं रहा है, खराब हो गया, कोई काम का है, सो कीप व्हाट इज इन वर्किंग ऑर्डर एंड आइडेंटिफाई एबनॉर्मल कंडीशंस, discard unnecessary surplus items and correct abnormalities. Create a system for periodic collection of unnecessary items and their disposal. बस ऐसा नहीं है कि आप जो ये सीरी कर रहे हैं या सितौन कर रहे हैं, ये आप एक दिन कर लिए, एक दिन इच्छा हुआ, फिर वो सालों भर चलता रहेगा, नहीं। समय समय पर आपको इस चीज को रिपीट करते रहना है, क्योंकि व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होते रहेंगी और आपको उसको ठीक करते रहना है। तो आपको एक मीन्स पीरियड डिफाइन करना है कि हम लोग वीक में एक बार करेंगे या मंथ में एक बार करेंगे, मे बी हर एक अल्टरनेटिव वीक करेंगे, जो भी है आपका डिसीजन है, बट एक पीरियड होना चाहिए, एक डिस्पोजल का लोकेशन होना चाहिए, या अगर स्क्रैप है, एक काम का चीज नहीं है, इसको कहाँ फेंकेंगे, वो पहले से डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक जगह से हटाए और दूसरा जगह जाकर वो पाइल अप हो जाए। तो ऐसी जगह जहां हम इसे स्क्रैप कर सकते हैं, इसे कहा जाता है रेड जोन एरिया। नेक्स्ट है, व्हाई डज सॉर्टिंग बिकम नेसेसरी? ओवर द इयर्स वी स्टोर थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरी जस्ट इन केस देयर इज ए रेयर चांस that the items may be needed. बस ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि ये काम का सामान है, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, जस्ट इन केस। और इस बात को सोचते सोचते उस पार्ट्स को हम रखे हुए हैं और सालों साल हो गए हैं, उस पार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ी। तो लास्ट 5 years जब आप किए थे, आपने सोचा था वो सामान जरूरी है, आपने उसे नहीं हटाया, बट क्या अब उसे आपको नहीं हटाना चाहिए? हटाना चाहिए ना। आप कब हटाएंगे? जब आप 5 years करेंगे। इसीलिए 5 years टाइम टू टाइम जरूरी है। These items occupy valuable space. Factory space is very costly. Because the unnecessary items occupy space, we do not have enough space for items that are really necessary. ठीक है? Therefore, discarding the unnecessary items frees up space and makes our depot operations more efficient. ये क्या करता है? जब अननेसेसरी आइटम को आप वहां से हटा देंगे, आपको बहुत सारा वैल्यूएबल स्पेस मिलेगा और आप अपने कार्य को और एफिशिएंट वेज में कर पाए। अब अननेसेसरी आइटम किससे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट है 6 month ओल्ड एंड ओल्डर इन्वेंट्री। ऐसे चीज जिनकी जरूरत 6 महीने से ज्यादा हो गई है और जरूरत नहीं पड़ी है। ये 6 महीना, 3 महीना या 1 साल, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का डिफिनेशन होगा। मीन्स एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 6 month ये आप लोग डिफाइन करें। डैमेज्ड मटेरियल्स, प्री फिटमेंट रिटर्न्स एंड अदर कस्टमर रिटर्न्स, प्रमोशनल मटेरियल नॉट रिक्वायर्ड एनीमोर, excessively long wires, old racks, hand gloves, old records, notebooks, notices, posters, calendars। अब बताइए, कैलेंडर आपका जब वो साल ईयर पार हो गया, आपको जरूरत पड़ता है क्या? फिर भी आप अपने घर में देखिए, ऑफिस में देखिए, 2 साल 3 साल 4 साल पुराना कैलेंडर भी मिल जाएगा। ऐसे ही बंडल ऑफ बंडल, क्योंकि हम लोग ऑडिट के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट को जमा करके रखते हैं, बट उसके भी पीरियड 6 month या 1 year, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। बट सालों साल रखा हुआ, क्योंकि उसका डिस्पोजल का कोई प्रोसेस नहीं है।
आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं एक कबोर्ड के पीछे कितना लंबा वायर है। क्या उसकी जरूरत है? उसको रोल ऑन करके सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि वायर बहुत ही एक्सेसिव लॉन्ग है। नेक्स्ट आइए, इस रैक को देखिए। एरिया सच एज shown in the above photograph hide a lot of unnecessary items. Also, it becomes very difficult to find what you need. आप देख सकते हैं ऊपर तो टेलीफोन है, ठीक है, उसके नीचे रैक, लॉट्स ऑफ स्टफ नॉट रिक्वायर्ड, थ्रो इट आउट। नेक्स्ट है, द की टूल फॉर 1S इज रेड टैगिंग। मीन्स आप जब सॉर्टिंग आउट कर रहे हैं, अननेसेसरी आइटम को हटा रहे हैं, मैंने कहा ना अगर आपको स्क्रैप डिक्लेयर करना है तो आपको वहां टैग लगाना है। टैग कैसे होता है आप नेक्स्ट इमेज में देखेंगे। टैग लगाने से क्या होता है, आइडेंटिफाई होता है सभी के लिए कि अननेसेसरी आइटम है। और जो स्क्रैप चुनने आते हैं, कंपनी में भी स्क्रैप की पॉलिसी होती है, बहुत सारे रेड जोन एरिया होते हैं, वहां से टाइम टू टाइम स्क्रैप को क्लियर किया जाता है। तो जब वो टाइम आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका पार्ट्स वहां से हटा लिया जाएगा, बट उसके लिए जरूरी है आप उसमें रेड टैग करके रखें। सेकंड, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें लिखा हो आपने कितने चीजों को स्क्रैप किया है, सो दैट अगर फ्यूचर में कोई उसे खोजे तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि इसे स्क्रैप किया गया था क्योंकि ये यूज का नहीं। सो द रेड टैग इज अ सिंपल टैग containing the following information: item classification, item ID and quantity, reason for red tagging, work section and date। अगर आपको लगता है इसमें और भी इंफॉर्मेशन ऐड किया जाना चाहिए तो आप अपने कंपनी के लिए इसे कर सकते हैं। देयर इज नो फास्ट एंड हार्ड रूल कि आपका रेड टैग कैसा होना चाहिए। बस मोटो ये हो कि ये मोर डिस्क्रिप्टिव हो और इंफॉर्मेटिव हो, डिस्क्रिप्टिव नहीं, सॉरी, इंफॉर्मेटिव हो। ऐसा नहीं हो कि जस्ट हाँ स्क्रैप है, बाद में आपको कुछ डाटा ही नहीं मिले, आप किसी सामान को खोज रहे हैं और पता भी नहीं है कि इसे स्क्रैप कर दिया गया है किसी और के द्वारा। रेड टैग्स आर अटैच्ड टू अननीडेड आइटम्स ड्यूरिंग द शॉर्ट फेज ऑफ फाइबर। शॉर्ट फेज मीन्स फर्स्ट एस। The following are the key support for the red tag technique. Set up a red tag removal location. मीन्स कहां आप उसको फेंकेंगे। शेड्यूल ए रेड टैग पॉज। मीन्स आप एक शेड्यूल कीजिए कि उस दिन हम लोग रेड टैगिंग करेंगे, तो 5S का एक शेड्यूल एक पीरियोडिकली होना चाहिए। एक्सप्लोर रिसाइकलिंग ऑप्शन। ऐसे चीज जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है उसे रिसाइकलिंग किया जाए। सेटअप है कैपिटल एसेट डिस्पोजल प्रोसीड्यूर। मीन्स जहां पर आपने सारे चीजों को स्क्रैप किया है वहां से कैपिटल एसेट का एक डिस्पोजल प्रोसीड्यूर। मीन्स आपके कंपनी में जरूर होगा कि ऐसे ऐसे लोकेशन डिफाइन किए जाते हैं जहां से कंपनी के बाहर उसे स्क्रैप करते हैं। मीन्स आप तो जहां स्क्रैप किए वो कंपनी के अंदर ही है, आप एक लोकेशन से शिफ्ट किए और एक रेड लोकेशन जो है वहां पे जाके डंप कर दिए, बट कंपनी उसे वहां से बाहर किसी पार्टी को स्क्रैप कर देती है। मेजर रेड टैग वॉल्यूम, आपने कितने चीजों को रेड टैग करके स्क्रैप किया है। एंड कमिट टू रेगुलर रेड टैग। एक कमिटमेंट होना चाहिए कि आप इसे प्रेरित करेंगे। ये देखिए, ये एक इमेज आप देख रहे हैं, ये रेड टैग का है, जस्ट इंफॉर्मेटिव है। डेट, आइटम, लोकेशन, डिस्पोजल। देखिए डिस्पोज करना है, इसको रखना है, स्क्रैप है, होल्ड है, डिपार्टमेंट है, आपका सिग्नेचर है। सो एक टाइप का रेड टैग है। आपका रेड टैग इससे अलग भी हो सकता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इसे दिया गया है। ये है रेड टैग रिपोर्ट। जब आप रेड टैग कलेक्शन करते हैं, आपने उस दिन रेड टैग लगाया, आपके पास एक रिकॉर्ड आता है कि आपने 15 आइटम को आज रेड टैग लगा के स्क्रैप किया है।
उसका क्या टैग नंबर था, उसमें क्या आइटम था, उसका लोकेशन, डिस्पोजल डेट और रिमार्क्स, क्यों किया नहीं किया, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आपका रिटर्न रिपोर्ट है। सो यहाँ पे हम लोग लेक्चर 5 को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंड एस एंड थर्ड एस के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ बने रहें।